हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं। मतलब आज के सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो कुछ करंट न्यूज पर ही है, डिपेंड करता है। मतलब कि करंट न्यूज, जैसे कि आप जानते हैं कि करंट न्यूज में रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। राइट, अभी आपके सामने लिखा भी हुआ है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा दैट परमाणु बम से यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। तो क्या परमाणु बम से यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस? जैसा कि हम देख रहे हैं अभी करंट न्यूज में कि मतलब यूक्रेन और रूस के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ी हुई है ना। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर कर दिया हमला, कैसे कर दिया? परमाणु बम से कर दिया। तो परमाणु बम क्या है, परमाणु बम के क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो? क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे नॉट ओनली इन यूक्रेन पर उसके आसपास के रीजन में भी? ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अदर कंट्रीज को भी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि परमाणु बम कोई ऐसा वैसा बम नहीं होता भाई, बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। और ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इसके इफेक्ट हम देख चुके हैं। कब देख चुके हैं? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब यूएस ने एटम बम, परमाणु बम क्या है, एटम बम या न्यूक्लियर बम को जापान की 2 सिटीज दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिराया था। और जिसके इफेक्ट अभी तक देखने को मिलते हैं जब लोग वहां पे जो बर्थ लेते हैं, ठीक है, बेबीज, जब बेबी का बॉर्न होता है तो वो बहुत सारे डिसेबिलिटीज से अभी भी बर्थ ले रहे हैं। मतलब अभी तक वो जो रिजल्ट हैं अभी तक देखने को मिल रहे हैं हमें उसके, और अभी तक तो ठीक है पर कई सालों तक उसके ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मतलब इतनी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं परमाणु बम में। ठीक है, तो ये सब कुछ ये सारी कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये सुनने में, है ना। और आप बहुत ही क्यूरियस भी हो रहे होंगे कि परमाणु बम कैसे बना, किसने इन्वेंट किया इसको, ठीक है, कैसे बना और किसने इन्वेंट किया, प्लस इसके जो मतलब क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है साइंस बिहाइंड द एटम बम। क्या साइंस है, कौन सी भाई इतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होती है, कितनी खतरनाक रेडिएशंस निकलती है जो इतना ज्यादा एक्सप्लोजन करती है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को और बहुत ही आपको मजा आने वाला है। तो एटम बम कुछ इस तरह से होता है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर इसका एक्सप्लोजन, कुछ बहुत ही भारी एक्सप्लोजन होता है इसका, है ना। क्यों होता है भाई, कैसे होता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहां पर अभी देखने वाले हैं। बट सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो एटम बम है उसको इन्वेंट किसने किया था, कौन थे भाई जिन्होंने एटम बम का इन्वेंशन कर दिया है। और जब भी अब वॉर की बात आती है तो सबसे पहले क्यों एटम बम पे आ जाते हैं, इतना डेंजरस है ये एटम बम कि सभी इस पर आ जाते हैं। तो जो इन्वेंट किया था वो थे हमारे सर रॉबर्ट ओपेनहीमर, was an American theoretical physicist, was director of Los Alamos Laboratory and responsible for the research and design of an atomic bomb. Research और design इन्होंने की थी एटम बम की। कब की थी? 1945 में की थी। ठीक है, he is often known as, therefore he is often known as father of the atomic bomb और nuclear bomb। इनको फादर भी माना जाता है हमारे सर रॉबर्ट ओपेनहीमर को। ठीक है, सो इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 13,080 और मोर आई कैन से न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन द वर्ल्ड टुडे। मतलब आप देख सकते हो, देखो ये जो एटम बॉम्ब है ना, आप सोच रहे होंगे कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो इफेक्ट हम देखते हैं वो 3 लाख ईयर्स तक भी आगे देखने को मिलेगा, अभी 100 ईयर्स भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट जो देखने को मिलता है, क्या इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट क्या क्या है उसके, ये सारी कुछ चीजें तो ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। कैपेसिटी कम थी जो हिरोशिमा नागासाकी पर फेंके गए थे बॉम्ब बाय यूएस। ठीक है,
उन्होंने जापान की 2 सिटी पर डेटोनेट किए थे, ठीक है। अब जब ये बम फेंके गए थे तो उसकी कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 मेगाटन की, 1 मेगाटन में मतलब कि जितना ज्यादा इफेक्ट अभी देखने को मिला था हिरोशिमा नागासाकी में, उसके डबल इफेक्ट होगा अगर कैपेसिटी ज्यादा हुई एटम बम की। तो वो वेरी करता है, डिफर करता है वो कि कितनी कैपेसिटी होती है एटम बम की, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात हो गई, हमने इन्वेंशन कर लिया यहां पर, ठीक है, कैसे हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करते हैं, क्योंकि हमें भाई पता है कि जो बॉम्ब था ना वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड ही फेंका गया था, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर था और उनको यूएस को जापान को कंट्रोल में करना था, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब जो था वो डेटोनेट कर दिया। सो ऑन August 6 एंड August 9, मतलब कि 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे, एक हिरोशिमा एक नागासाकी में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटीज, ठीक है। कहां पर, हिरोशिमा एंड नागासाकी। द न्यूक्लियर बॉम्ब किल्ड बिटवीन 1,29,000 एंड 22,06,000 पीपल, ठीक है। 2,26,000 पीपल या फिर 1,29,000, इस तरह के कुछ लाखों में लोग मारे गए थे, ठीक है। इसमें लाखों में लोग मारे गए थे, मतलब इतना ज्यादा भारी एक्सप्लोजन हुआ था। अगर आप देखेंगे, आप भी सर्च करके देखेंगे, अगर वीडियोस देख ली आपने, कुछ पिक्चर्स देख ली, तो आप भी सोचेंगे मतलब कितना ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ था उस टाइम पर एक एटम बम से, जो अभी तक उसके मतलब जो रेडिएशन से जो पोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो एटम बम जब ड्रॉप होता है तो ठीक है, वो ड्रॉप हुआ है और बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकली है, उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, रेडिएशंस निकलती है, एक्सप्लोजन होता है ना, सब कुछ चीजें मतलब तबाही हो जाती है उस एरिया में। अगर मैं एरिया की बात करूं तो अब एरिया भी हम देखने वाले कि किस पर्टिकुलर कितने एरिया तक उसका इफेक्ट देखा जा सकता है। वो इफेक्ट जनरली थोड़े दिन बाद देखने को मिलेगा, लेकिन जो रेडिएशंस होती है ना, मतलब जो उसकी कुछ रेसिड्यू बच जाते हैं, वो बचे हुए जो रेसिड्यू है रेडिएशंस के, वो जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिलते हैं। तभी जो वहां पर जो अभी बच्चे होते हैं हिरोशिमा नागासाकी में, वो बहुत ही ज्यादा मतलब मेंटली भी डिसेबल होते हैं वो, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, पैर नहीं, हाथ नहीं हैं, ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी वहां पर होते हैं। एंड तो आप ये सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा वो हार्मफुल होते हैं, मतलब हार्मफुल तो होते ही हैं, मतलब कितनी ज्यादा रेडिएशन कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि जो बिल्कुल अंदर अंदर मतलब कि जेनेटिक कोड को भी जो चेंज कर रही है। अब हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई होती है, और सेल्स में होते हैं भाई क्या, डीएनए। ये अभी ये बता रही है, जो आप देख रहे हो ना, सेल्स में क्या बने हुए होते हैं, डीएनए, ठीक है। अब जो डीएनए होते हैं ना, उसमें ये बेस पेयर्स होते हैं भाई, ये न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अब जो कोड्स आप पढ़ोगे, कोडॉन्स, ये सारी चीजें जेनेटिक्स में हमें पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अब बिल्कुल शॉर्ट में अगर आपको बताऊं इससे कि जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स जो होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारी बॉडी में, ठीक है। जो हम देखते हैं ना, जो जेनेटिक मतलब कि जो चीजें पास होती है, जैसे कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं चीजें, हम बोलते हैं ना कि ये अच्छा आपके पेरेंट्स वो हैं, आप उनकी बेटी हो, आप उनकी डॉटर हो, आप उनके सन हो, हम ऐसा बोलते हैं ना। हम क्यों बोलते हैं ऐसा, या तो उसकी आईज, बेबी की या तो आईज होगी उसके फादर जैसी या ग्रैंडफादर जैसी, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि वो जेनेटिक्स में होती है, जीन्स में होती है वो चीजें, है ना, जीन्स में होती है। तो जीन्स जो आप देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, इसी में कि कोई पार्ट बनाएगा, बॉडी का ऑर्गन बनाएगा, आईज किसी ने बना दी, नोज का शेप अरे उसके जैसा है तो नोज का शेप, ये सारी जीन्स में ही आती हैं। तभी ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें चलती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो जो रेडिएशन होती है ना, वो किस पर अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, और क्या क्या इफेक्ट आते हैं उसके, ठीक है। तो ये किसी भी जैसे बेस पेयर है, अगर यहां पर चेंज हो गया ये बेस पेयर, या फिर हट ही गया यहां से, डिलीट ही कर दिया रेडिएशन ने, तो जो पर्सन, जो बेबी बॉर्न होते हैं, उनमें वो पर्टिकुलर चीज होगी नहीं। जैसे आइस की अगर मैं बात करूं तो वो आइज होगी नहीं, क्योंकि यहां से वो बेस पेयर, ये न्यूक्लियोटाइड है, वो जो ये जो दिख रहे हैं डीएनए में जो प्रेजेंट होते हैं, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, वो ही अगर चला जाएगा तो जो पर्सन आएगा
वो तो उसकी डिसेबिलिटी मानी जाएगी ना, वो डिसेबल होगा, ठीक है, हैंडीकैप पर्सन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जीन्स में ही नहीं है वो चीज, तो वो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें देखो आप यहाँ पर, ये देखो इफेक्ट देख सकते हो यहाँ पे, सी इस तरह से ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं अभी तक, और अभी तक नहीं, ये सालों तक इस रेडिएशन के, क्योंकि जो रेसिड्यू बच जाते हैं रेडिएशन के, ये क्या है, एक तरह का पॉल्यूशन है। एटॉमिक बम जो है अगर गिरता है, ड्रॉप होता है और एक्सप्लोजन होता है इसका, तो जो रेडिएशन से निकलती है वो एक तरह से क्या है, पॉल्यूशन है, जो पूरी तरह से जो हवा जो होती है एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से क्या होती है, जो उसके रेसिड्यू मिल जाते हैं, चले जाते हैं, और इस तरह से वो लास्ट तक उसके रेसिड्यू मतलब कि सालों साल वो इफेक्टिव होते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं भाई। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक एक्सप्लोजन ओवर नागासाकी अफेक्टेड एंड ओवरऑल एरिया, अफेक्ट किया था उसने ओवरऑल एरिया, कितने एरिया को, अब एरिया की बात आ गई है भाई यहाँ पर, तो एरिया कितना है, 42.9 स्क्वायर माइल्स, ऑफ विच अबाउट 8 मतलब अगर मैं बात करूं 8.5 स्क्वायर माइल्स की, तो अगर मैं बोल सकती हूँ 80 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया स्क्वायर का है, 80 किलोमीटर स्क्वायर तक इसका ये अफेक्ट किया था। किसने किया था? एटम बॉम्ब ने किया था। जो एक्सप्लोजन हुआ था वो अफेक्टेड एरिया की बात करूं तो 80 किलोमीटर स्क्वायर में पूरा जो एरिया था वो अफेक्ट हुआ था। कैसे हुआ था इसमें? दैट वर वाटर कितना 8.5 अबाउट 8.5 स्क्वायर माइल्स वर वाटर एंड ओनली अबाउट 9.8 स्क्वायर माइल्स वर बिल्ट अप मतलब जो बिल्डिंग्स थी वहां की, ठीक है, बनी हुई थी, इमारतें बनी हुई थी, वो 9.8 स्क्वायर माइल्स, ठीक है, 8.5 स्क्वायर माइल्स में वाटर, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जो रिमेनिंग जो थे बीइंग पार्शियली सेटल्ड, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 36% ऑफ द बिल्डअप एरियाज वर सीरियसली डैमेज्ड। जो 36% एरियाज थे वो सीरियसली डैमेज हो गए थे। 36% की अगर हम बात कर ले तो एरिया मैंने आपको बता ही दिया है। और ये तो अब बात हो रही है किसकी? ये जो एटम बम था उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अगर 1 मेगाटन की बात करूं मैं एटम बम की, तो इसका डबल आप मान सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये कितना हार्मफुल हो सकता है, इसका ये अफेक्ट किस किस एरिया तक और कहां तक, कितने एरिया पर इसका इफेक्ट हो सकता है, देखने को मिल सकता है इसका इफेक्ट हमें। तो ये सारी कुछ चीजें हमने देखी अभी, एटम बम कितना ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हाउ एटम बॉम्ब्स आर मेड। एटम बॉम्ब्स तो ठीक है, अब ये बने कैसे हैं भाई, किसने बता दिया, इन्वेंशन कर दिया, इसका इन्वेंशन हो गया। हमने पास्ट में 1945 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर क्या क्या इफेक्टेड, क्या क्या चीजें हुई है इससे इफेक्ट, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में किस तरह से बनाया गया था या कौन से ऐसे एलिमेंट यूज किए गए थे इसमें। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को हम ले आते हैं फिर से ना, तो केमिस्ट्री में देखें तो क्या भैया कौन से एलिमेंट्स थे जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल, मतलब जो बहुत यूजफुल, तो मैं क्या ही कह रही हूं, मैं बोलूंगी कि जो एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हार्मफुल रेडिएशंस देते हैं। एंड रिएक्शंस जो होती है फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करेंगे, या फिर मैं बोलूं इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की भी बात करेंगे एंड चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। तो ये हम आगे अभी देखेंगे इसमें, ठीक है। अभी हम इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि एटम्स बॉम्ब जो है वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन इज मेनली बिल्ट ऑन, न्यूक्लियर वेपन भी उसे बोला जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स में ही आते हैं बॉम्ब जो है, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसे क्यों बोला गया है एटम बॉम्ब को, ये भी आपको बताऊंगी मैं। तो ये बहुत ही अभी आपका ये ना बहुत ही यूजफुल मतलब ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन इज मेनली बिल्ट ऑन यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239, मतलब कि जो ये दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं समझ लो यही बहुत ज्यादा, यही उसके क्या है, यही पूरे ज्यादा मतलब पूरे रिस्पॉन्सिबल यही हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है, बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के। क्लियर?
So to make a nuclear weapon, you need highly enriched uranium, uranium 235 isotopes में जो रिच होते हैं यूरेनियम, that is uranium 235, इसलिए स्पेसिफाई किया गया है उसको, एंड वेपन ग्रेड प्लूटोनियम। जनरली अगर मैं बात करूं तो वेपन्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम 235 को का ही यूज किया जाता है, लेकिन प्लूटोनियम भी है उसमें, ठीक है। Atomic bombs are made up of a fissile element such as uranium. Fissile element means what? What is the meaning of fissile? तो fissile वो एलिमेंट होते हैं जैसे यूरेनियम, यूरेनियम को fissile एलिमेंट बोला है क्योंकि ये स्प्लिट होता है। जब हम इसकी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देखेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे स्प्लिट होता है। तो जो न्यूट्रॉन्स फॉर्म होते हैं, देन अगेन वो हिट करते हैं, इस तरह से जो चेन रिएक्शन है ना वो बनती चली जाती है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं। तो दैट इज फिजाइल एलिमेंट जो स्प्लिट होते हैं, ठीक है, इनटू न्यूट्रॉन्स। क्लियर? अभी हम देखेंगे, देखो एटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट। और एटम का स्ट्रक्चर है अगर मैं बताऊं आपको, तो एटम का स्ट्रक्चर होता है बीच में न्यूक्लियस। एटम का स्ट्रक्चर होता है, आसपास क्या होती है, शेल्स होती है अराउंड द न्यूक्लियस, शेल और ऑर्बिट्स होती हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ये एटम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ये ठीक है। ये आसपास आपको दिख रही है, शेल्स होती हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं भाई किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये जनरली इसको न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए कहा गया है क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, मतलब न्यूक्लियस में ही ये रिएक्शन होती है एटम की, दैट इज व्हाई इसको न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा गया है। क्लियर? और अगर मैं बात करूं कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स है दैट इज मेड अप ऑफ फिजाइल एलिमेंट, मैंने आपको बता दिया सच एज यूरेनियम दैट इज एनरिच्ड इन द आइसोटोप। आइसोटोप के भी जैसे मैंने आपसे बात कही, दैट कैन सस्टेन अ फ्यूजन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूजन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिट करना, ठीक है, टूटना, फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन मतलब कि फॉर्म करना, फ्यूजन मतलब कि टूटना। नाउ व्हेन अ फ्री न्यूट्रॉन हिट्स द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस को हिट करता है कौन सा, व्हेन अ फ्री न्यूट्रॉन हिट्स द न्यूक्लियस ऑफ ए फिजाइल एटम। देखा, न्यूक्लियस की बात आ रही है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बताया ना, न्यूक्लियस, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस पर कोई न्यूट्रॉन जब कैसा, फ्री न्यूट्रॉन जब हिट करता है उसमें, अब जो ये एलिमेंट होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं अर्थ में, अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हाईली मतलब रिएक्टिव होते हैं ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। सो व्हेन ए फ्री न्यूट्रॉन हिट्स द न्यूक्लियस ऑफ ए फिजाइल एटम या फिर यूरेनियम, लाइक यूरेनियम 235, द यूरेनियम स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर एटम्स कॉल्ड फ्यूजन फ्रेगमेंट्स। जो यूरेनियम होता है वो स्प्लिट हो जाएगा जैसे ही हिट करा कोई भी न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के न्यूक्लियस पे। एटम यूरेनियम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो वो हिट करेगा न्यूक्लियस को एंड वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें, टू स्मॉलर एटम्स में कॉल्ड फ्यूजन फ्रेगमेंट्स। और उन दोनों एटम्स को जिसमें वो स्प्लिट हो गया स्मॉलर एटम्स में, उनको क्या कहेंगे, क्या, फ्यूजन फ्रेगमेंट्स, ठीक है, प्लस मोर न्यूट्रॉन्स, और फिर मोर न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर न्यूट्रॉन्स हिट करेंगे एटम को, तो इस तरह से चेन रिएक्शन बढ़ती चली जाती है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि व्हाई डू ओनली यूरेनियम एंड प्लूटोनियम एलिमेंट यूज्ड, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या कहेंगे, मैं यही बोलूंगी बिकॉज बोथ द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये इनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है इन एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, एटम्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर, दैट इज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ठीक है। तो अभी आप चेन, यहाँ पे ये रिएक्शन देख सकते हो, ये न्यूट्रॉन है, इसने हिट किया इस यूरेनियम के न्यूक्लियस को, जब ये हिट करेगा यहाँ पर तो इस तरह से ये कुछ अदर एटम्स भी उसमें से निकलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बेरियम देख रहे हो, क्रिप्टॉन देख रहे हो, ये अलग एटम्स भी निकलेंगे इसमें से, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन्स की हमने बात की थी ये भी निकल रहे हैं, देखा, स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर एटम कॉल्ड फ्यूजन फ्रेगमेंट्स। तो जो एटम्स हैं ये क्या है, ये क्या है, फ्यूजन फ्रेगमेंट्स। यहां पे मैं लिख देती हूं, ये क्या है, फ्यूजन फ्रेगमेंट्स,
ये हो गए क्या, फ्यूजन फ्रेगमेंट्स। और जो आप ये न्यूट्रॉन्स देख रहे हो यहां पर, ये जो है ये कुछ ये न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। ये स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर एटम्स कॉल्ड फ्यूजन फ्रेगमेंट प्लस मोर न्यूट्रॉन्स। तो ये जो निकले हैं ये न्यूट्रॉन्स निकले हैं। अगेन न्यूट्रॉन्स जाएगा जो हिट करेगा अदर न्यूक्लियस पर एलिमेंट के, फिर और भी ये यूरेनियम भी फॉर्म होगा अदर एटम, और इस तरह से चेन रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जो अगर ये एटम बॉम्ब के अंदर इतनी ज्यादा ये रिएक्शन चलती जाती है, तो आप सोच सकते हो एक टाइम पर आने पर वो इतना ज्यादा मतलब हाईली उसमें क्या प्रेशर बनने लगेगा, तो प्रेशर बनने के कारण वो एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोजन होगा उसका, और एक्सप्लोजन होने के साथ वो हाईली हीट एनर्जी जो निकलती है वो निकलेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर ये पूरी रिएक्शन चलती है उसके अंदर। अब यहां पर हम बात करें कि एटम और एटॉमिक बॉम्ब आर न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। देयर एनर्जी कम्स फ्रॉम रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। तो जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत ही हमने केवल हाईली रिएक्टिव और हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, तो जो रिएक्शन होगी उनके अंदर वो भी कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं वो, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। हीट रेडिएशंस जो निकलती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है रिएक्शंस की वजह से। कौन सी, अभी जो मैंने आपको बताई, चेन रिएक्शन, फिजन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो देयर एनर्जी कम फ्रॉम रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। एटॉमिक बॉम्ब यूजुअली मेंट अ बॉम्ब दैट रिलाइज ऑन फिजन, ये फिजन पे रिलाइज था, और द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो हैवी न्यूक्लियाई की स्प्लिटिंग जो हम देख रहे हैं, दैट इज यूरेनियम इज ए हैवी, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई उसके अंदर जो प्रेजेंट है, तो इनटू स्मॉलर यूनिट्स रिलीजिंग एनर्जी। तो यही एनर्जी, हाई एनर्जी निकालता है जो स्प्लिट हो जाता है वो, ठीक है। स्प्लिट हो जाता है, जो हमने स्प्लिटिंग अभी फ्रेगमेंट्स देखे हैं, उसके फ्यूजन फ्रेगमेंट्स देखे हैं वो, प्लस अदर न्यूट्रॉन्स। तो यही ये जो है यही हाई एनर्जी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही हाई एनर्जी को क्या, जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, फ्यूजन जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड, यही क्या करती है, हाई एनर्जी को निकालती है, ठीक है, जनरेट करती है हाई एनर्जी को, ऐसा मैं बोल सकती हूं। तो द एक्शन हैपेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, सो इट इज प्रोबेबली मोर एक्यूरेट टू कॉल न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इसीलिए इसको न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है, ऐसा मैं बोलूंगी। क्लियर। तो न्यूट्रॉन है, दिस इज टारगेट न्यूक्लियस। किसका टारगेट न्यूक्लियस है भाई, यूरेनियम का। यूरेनियम कौन सा, 235। इसने क्या किया, स्प्लिट किया। ये फ्यूजन प्रोडक्ट्स हैं, ये देखो, ये फ्यूजन प्रोडक्ट है, ये फ्यूजन प्रोडक्ट है। कोई भी अदर एटम भी आ सकते हैं, अदर एलिमेंट भी आ सकते हैं फ्यूजन प्रोडक्ट में, इससे निकलकर बाहर। और अदर जो फ्री न्यूट्रॉन्स हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये फ्री न्यूट्रॉन। तो यही क्या करते हैं, एनर्जी को, हाई एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसके बाद जब चेन रिएक्शन चलेगी तो फिर हाई एनर्जी से ज्यादा जो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है उसका, और वो एक्सप्लोजन करता है, ठीक है, एक्सप्लोड करता है और एक्सप्लोजन होता है बॉम्ब का, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बात की अभी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की, इस तरह से चेन रिएक्शन पूरी होती है। यहाँ पे यूरेनियम, क्रिप्टॉन, बेरियम, देन फ्री न्यूट्रॉन्स निकले। फ्री न्यूट्रॉन्स ने अगेन यूरेनियम को हिट किया, न्यूक्लियस को हिट किया यूरेनियम के, देन अगेन न्यूट्रॉन्स निकले। फिर ये सीजियम और अदर ये जो रुबिडियम है, अदर जो जिनॉन है, ये सारे फ्यूजन फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, प्लस फ्री न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये फ्री न्यूट्रॉन्स अगेन यूरेनियम पर इस तरह से हिट करते हैं, फिर इस तरह से ये चीजें चलती चली जाती है, ठीक है। इस तरह की ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनती चली जाती है, ठीक है। तो फ्यूजन भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, फ्यूजन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ऐसा लगा लेना, फ्यूजन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको, आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें, और बहुत मजा भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, प्लस इससे बहुत कुछ चीजें पता चल रही हैं आपको, ठीक है, समझ में आ रही है, जानने का मौका मिल रहा है। कोई नई चीज जब हमें जानने का मौका मिलता है या फिर समझने का मौका मिलता है, बहुत से लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होगी कि उनकी सारी चीजें भी पता चलेंगी, ठीक है। तो मजे लेते रहिए अभी। तो एटम बॉम्ब्स आर न्यूक्लियर वेपन्स दैट यूज द एनर्जेटिक आउटपुट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टू प्रोड्यूस मैसिव एक्सप्लोजन। क्या एटॉमिक बम क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है जो यूज करते हैं एनर्जेटिक आउटपुट को ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एनर्जेटिक आउटपुट मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, स्प्लिट हुआ,
और उसके फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, एटम्स निकले, न्यूट्रॉन्स निकले, तो ये क्या हुआ, आउटपुट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। उसी को हमने क्या बोला, एनर्जेटिक आउटपुट, उसी को हम कहेंगे एनर्जेटिक आउटपुट ऑफ न्यूक्लियर फिजन टू प्रोड्यूस मैसिव एक्सप्लोजन। ठीक है, तो यही वो एनर्जी को यूज करता है, उसी एनर्जी को यूज करके क्या होता है, प्रोड्यूस, भाई प्रोड्यूस होगा मैसिव एक्सप्लोजन, जो कि एटम बम के बाद हमें दिखता है कुछ इस तरह से। ये एटम बम है, इसका ये एक्सप्लोजन इस तरह से होगा आफ्टर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है, फ्यूजन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। नाउ दीज बॉम्ब्स आर इन कॉन्ट्रास्ट टू हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, अगर हमने ये तो बात कर ली है, अब मैं अगर रेडिएशन की बात करूं इसमें, ठीक है, अभी हमने रेडिएशन की बात मैंने आपको बताई नहीं थी। रेडिएशन जो होती है हार्मफुल रेडिएशन, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, हार्मफुल रेडिएशंस। हार्मफुल रेडिएशंस की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात अभी हम करते हैं, अभी मैंने उसको स्टॉप कर दिया, अभी पॉज कर दिया उसको, अभी हम हार्मफुल रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो हार्मफुल रेडिएशन जो होती है जनरली, जैसे कि हमने बात की है इसमें बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी की बात की है हमने, हीट की बात की है, हीट रेडिएशंस की बात की है हमने, ठीक है। तो वो रेडिएशन इसमें होंगी कौन कौन सी, भाई गामा रेडिएशन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, गामा रेडिएशन है, एक्स रेज है, ये सारी रेडिएशन। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट जो रेडिएशंस निकलती है इसमें से, प्लस इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, देन गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये कैसी हैं, रेडिएशंस हैं जो कि हार्मफुल रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो ये हार्मफुल रेडिएशन से। अब हमने बात कर ली एटम बॉम्ब की। अब बात कर, अगर मैं बताऊं आपको हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है ना, यहाँ पे तो हमने फ्यूजन देखा है, सिर्फ फ्यूजन वर्ड का हम यूज कर रहे हैं ना इसमें, किसमें, एटम बॉम्ब में हमने यहाँ पे फ्यूजन वर्ड का यूज किया है, क्योंकि ये स्प्लिट होता है। जो न्यूक्लियाई है एटम का, यूरेनियम का या फिर प्लूटोनियम का, ये क्या होता है, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन फ्रेगमेंट्स जिसमें हमने कहा है, और उससे एनर्जी निकल रही है, हाई एनर्जी निकल रही है। तो यहाँ पे हमने फ्यूजन की बात की है एटम बॉम्ब में। हाइड्रोजन बॉम्ब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फ्यूजन भी हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, ये फ्यूजन को लेगा फ्यूजन करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब। अभी उतना ज्यादा हम नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है, बट मैंने आपको जनरली मतलब मैंने बता दिया है आपको कि हाइड्रोजन बॉम्ब होता है विच यूज फिजन एंड फ्यूजन टू पावर देयर ग्रेटर एक्सप्लोसिव पोटेंशियल। तो फिजन फ्यूजन दोनों यूज करता है कौन, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। नाउ ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट एंड रिस्क ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं ऑलरेडी कि क्या क्या चीजें, क्या क्या रिस्क हो सकती है, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, और अगर ऐसा हुआ इन फ्यूचर कभी भी, ये तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात कर ली थी जो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है, अगर अब ऐसा हो गया तो वो सेकंड टाइम हो जाएगा, ठीक है, और उसके बारे में आपको फिर आगे आपकी बुक्स में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि अभी आपको पढ़ना पड़ता है हिरोशिमा नागासाकी के बारे में भी, 1945 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है। अभी आप देख लो अभी की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो, बट जनरली ऐसा नहीं होगा और नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन डेटोनेशन इन और नियर अ पॉपुलेटेड एरिया, मतलब हम ये बता रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट देखे जा सकते हैं, वुड एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्लास्ट वेव, इंटेंस हीट। ब्लास्ट वेव तो देखने को मिलेगा, ब्लास्ट होता है भाई, एक्सप्लोजन हो रहा है, ब्लास्ट तो होगा ही सही, बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, एंड रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिव फॉल आउट, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, क्योंकि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही तो रेडिएशंस निकल रही हैं, तो दैट इज रेडियो एक्टिव फॉल आउट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी रिस्क होगी, कॉज मैसिव डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डैमेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कितने सालों तक, कितने एरिया तक, और कई सालों तक, मतलब कि साल साल बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है ना भाई, जो जीन्स है उसमें क्या हो रहा है, जीन्स में मतलब म्यूटेशन की बात करूं तो सडन चेंज का होना हो जाता है म्यूटेशन, तो ठीक है, सडन चेंज जो होता है बेस पेयर्स में, ठीक है, वो हो जाता है सडन चेंज इन डीएनए। और अगर मैं बात करूं किसकी, यहां पर
अगर मैं रेडिएशन की बात करूं, अगर वो चली जाएगी, वो पेनिट्रेट हो गई अगर जीन्स में, तो जो पर्टिकुलर बेस पेयर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेन के लिए अगर वो ही मिस हो गया, तो आप समझ सकते हो कि जनरेशन टू जनरेशन क्या क्या इफेक्ट आएंगे, कैसे कैसे मतलब कितना ही ज्यादा लॉस होगा, इससे कितना ही ज्यादा हार्मफुल होगा। तो दैट कॉज मैसिव डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ट्रिगर लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड कॉज, ये ट्रिगर करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, डैमेज करेगा लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए, हार्म टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, इसके इफेक्ट हम देख चुके हैं। एज लॉन्ग टर्म डैमेज टू द नेशन, जो नेशन है उसको पूरी तरह से मतलब क्या बहुत सारे लॉस होंगे। इकोनॉमिकल की हम बात करें वो तो ठीक ही है, जो ह्यूमन हेल्थ पर है ना, और नेशन की हम बात कर लें, अदर कंट्रीज को जो लॉस होगा बहुत सारी चीज़ों में, वो भी हम बात कर लें, तो इससे लॉस ही लॉस है, इससे कुछ भी अच्छा नहीं है और बहुत ही लॉस, पूरी तरह से लॉस है। और इस तरह से जो एटम बम था, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में या न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में मैंने आपको आज के इस सेशन में बताया है। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा ये चीज जानने में। ठीक है, तो हमारा यही था टॉपिक कि कैसे हम जब हमने देख लिया है ऑलरेडी कि एटम बम से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं अभी भी, और कितना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसके। ठीक है, और अभी जब बात हो रही है करंट न्यूज में कि यूक्रेन रशिया वार बिल्कुल थम ही नहीं रहा है और रशिया यूक्रेन पर और भी बॉम्ब गिरा चुका है, ऐसा बोल रहा है यूक्रेन। ठीक है, और इस तरह से अब रूस, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो है ब्रिटेन है, जैसे वो ऐसा बोल रहे हैं कि रूस ऐसा रशिया गिरा सकता है एटम बॉम्ब भी यूक्रेन पर। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा डेंजर वाली सिचुएशन हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा, ये हम सबका मानना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।